दोस्तों, welcome again in my study channel. Now we start the 11th class 5th unit, work, power, energy. And in this unit, what will we study? We'll take what is the work, energy and power. So introduction of channel is there. What do you mean by work? What do you mean by work? Work done by a forces, बल के द्वारा किया गया कार्य. उसके बाद में इसमें आएगा आपका एनर्जी. What is the energy? What is the unit of energy? What are the different types of energy? तो ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार, types of energy. Then one important topic is the work energy theorem. कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये इसी चैप्टर में आएगी. Then conservative forces and non-conservative forces, संरक्षी and असंरक्षी पद. Mass energy relation, this is given by the Einstein. So you have to be, there is the introduction of the mass energy relations, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध. Then power. What is the unit of power? What do you mean by power? पावर का अर्थ क्या होता है, शक्ति से क्या तात्पर्य है, वो पढ़ेंगे अपन. देन कोलिजन. कोलिजन कितनी तरह की होती है, इलास्टिक, इलास्टिक, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ कोलिजन. एंड देन इनइलास्टिक कोलिजन. फर्स्ट we study the elastic collision, then inelastic collision. So these are the content of unit 5. They are the very simple but very important unit. So continue with me. I will take the whole contents of this unit one by one. So, work, energy and power. Now we have studied about the force. आपने बल के बारे में पढ़ा है. A force is something when applied to an object, then what happens? It creates some impact. But जब बल लगाया जाता है, it may displace the body, ये उस वस्तु को स्थानांतरित कर देती है. It may rotate the body, ये वस्तु को घुमा भी सकती है. और इट में चेंज इन शेप और साइज ऑफ बॉडी. जब बल लगाते हैं तो जो अपेरेंटली जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होता है, ये गति में आ जाती है. It may displaced. It means it may, for you can say, it can bring to motion from rest or in rest from motion. So ये डिफरेंट इम्पैक्ट होते हैं. कोई बड़ी अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसको गति में ला सकती है, कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोक सकती है जब फोर्स लगता है, या किसी वस्तु को थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका सकती है, या ये वस्तु को घुमा सकती है, ये वस्तु को घुमा सकती है, या ये वस्तु की शेप और साइज में परिवर्तन कर देती है, उसको डिफॉर्म कर देती है, जो उसकी
एक साइज होती है उसमें विकृति पैदा कर देती है, परिवर्तन पैदा कर देती है. सो दिस आर द फोर्सेज, एंड व्हेन द फोर्सेज इज अप्लाइड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड. सो जो यहाँ पे व्हेन ए फोर्सेज, when forces are applied, a body may got displaced, वो स्थानांतरित हो जाती है. अब इसको समझने के लिए कि भाई कितना स्थानांतरित हुआ, कितना उसकी अवस्था में, स्थिति में परिवर्तन हुआ, एक टर्म करते हैं वर्क. तो हम कहते हैं सीधा सीधा, जब किसी वस्तु को हम मिलाते हैं तो वर्क हैज बीन डन, तो उस पे कार्य किया गया. इट मींस जैसे दिस इज द ऑब्जेक्ट, आपने इसको, फुटबॉल है, आपने इसको किक मारी तो ये यहां चल के यहां. So it is said to be that work has been done by the man here. एक टेबल है, अलमीरा है, आपने इसको पुश किया तो ये ए पे थी, ये डिस्प्लेस होके बी पे आ गई, तो क्या कहोगे कि आपने काम किया. कोई सामान है, आप नीचे था ग्राउंड फ्लोर पे, आप उठा के ऊपर लग गए, तो आप क्या किया, काम किया. आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह गए तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो इट मीन्स वर्क हैज बीन डन. मीन्स किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए अपनी स्थिति से अपन को कार्य करना पड़ता है, या कोई अगर वस्तु रुकी हुई है उसको मोशन में लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है. वी हैव टू डू द वर्क फॉर द डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन position to another position, or changing the state from rest to motion or motion to rest. आपका फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहता है कि unless or until you not applied the force the body will not change the position. So ये फोर्स और पोजीशन में जो अपन कैलकुलेशन करते हैं वो इस टर्म में करते हैं वर्क डन. सपोज F फोर्स आप लगाते हैं इस पे, एंड ये डिस्प्लेस हो जाता है X, तो वर्क डन, किया गया कार्य W से डिपेंड करते हैं. दिस इज डिफाइंड बाय द F इंटू S. डॉट लगाइए बीच में, F डॉट S. इट मीन्स द वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ displacement and the force in the direction of displacement. अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों लीनियर लिया, फोर्स भी इस दिशा में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस दिशा में है. दे आर द, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द फोर्स, सो दे आर द कोलिनियर. इट मीन्स दे आर द कोलिनियर. द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द कोलिनियर. हियर द एंगल बिटवीन द बोथ x and this angle is equal to 0 degree. But what happened कि if the force you are putting is this direction, you are putting the force in this direction, and the displacement, this body is moving from A position to B position in this direction. So this is direction of displacement x या s.
इसको एस ले लीजिए, आपने एस लिया ऊपर तो दिस इज द एस and this is direction of force. The angle between displacement and this force is theta. So you can say what is the component in this direction? That will be the f cos theta. ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अपन कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, horizontal component. It means the force is the f cos theta while the displacement is s. So here the work done will be defined as the f cos theta into s, or this is the fs cos of theta. And what is this? This is nothing but fs cos theta. Here f is a vector quantity, s is a vector quantity, while w, work done, is a scalar quantity. So this W is a scalar or अदिश क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। While this force is a vector quantity and the displacement is also a vector quantity. What is this? Is the force, and what is this? This is the displacement. So it means work done is the product of force and displacement and cos of theta. So this can be written as the F dot S. It means W can be written as the F dot S. This is the standard specification of work done when force F is applied and body displaced S. Then the work done is defined as the dot product of force and displacement, or Fs cos theta. From here you can easily understand that the W, when theta equal to 0, it means Fs cos 0, then the work done will be Fs. It means the work done will be maximum when the direction of force is same as the direction of displacement. जब दोनों डायरेक्शन सेम हुई फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। इफ थीटा इक्वल टू 0, 90, अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया 90 डिग्री पे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, इन दिस केस व्हाट हैपन? द cos of 90 will be 0. It means W will be equal to this Fs cos 90. This will whole become 0. So this work done by a perpendicular force to the displacement is always 0. Work done by a perpendicular force is 0. So this is the work done. Now what is the unit? Just take the unit. SI unit. W is equal to F dot S. This force is measured in terms of Newton and displacement is measured in terms of meter. So unit is the Newton meter, and this Newton meter is known as the joule. This Newton meter is known as the joule.
So SI unit of the work done is joule. One more thing, what is the dimension? Force dimension LMT minus 2. This is the direction of force, F dot S. So that is the dimension of force. And the displacement is the L1. So dimension will be the L2 M1 T minus 2. That will be the dimension of work done. So इसके SI यूनिट जूल होगी, जबकि डायमेंशन इसका L2M T minus 2 होगा. So this is the work done by a constant force. Suppose force is not constant. So work done here, work done is equal to W is equal to F dot S. If you plot the curve, this is the force and this is the displacement. This is the displacement and this is the force. You applied a force, body will be displaced. So what? This is the F and this is the, suppose this body is displaced from 0 to X. So this is the whole X. So the work done will be equal to F into X. So the work done is nothing but the area of force displacement curve. Work done can also measure from area of force displacement curve. So this is the constant force. What we are talking still, जो अब तक अपन ने बात करी है वो constant force की बात करी है. This is the work done by constant force. एक नियत बल लग रहा है, उसकी constant force लग रही है, F force लग रहा है. Suppose the force is not constant. So the force is not constant. Work done by a constant. Work done by a variable force. Work done by a variable force. इसमें क्या होगा? Here the force is constant. Suppose this force is not constant. This is the like this way. This is the force and this is the displacement. And the force is not constant. Initial position is, this is the x1 and this is the x2. So what will be the work done? In that case, what happened? We will take the work done by this small force. We take the dx, small distance dx, so work done here dw by this is the F dot dx, and work done in the whole process can be defined as by integral of limit x1 to x2 F dot dx. So this is the work done by a variable force. When the variable force F is applied and the body displaced from the x1 to x2, then the work done can be defined by the variable force in term of the integration. ये ध्यान रख लीजिए, कभी काम आएगा आगे जाके. इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब आपके साथ बहुत सारे काम आएगा. इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ओवर द होल इवेंट. जबकि डिफरेंशिएशन किस लिए यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन अपन यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू एट ए पॉइंट, एंड दिस इंटीग्रेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ओवर द होल इंटरवल और ड्यूरिंग द होल event.
Now the next is the energy. ऊर्जा. There is a very close relation between the work and energy. आपने कार्य को दिखा दिया, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये आपने दिखा दिया. याद रखिए वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो अपन इस पे सिंबल नहीं लगाते हैं. या आप इसको ऐसे लिखिए W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में कोण, उसको थीटा कहते हैं. नाउ व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. कार्य करने की कुल क्षमता. एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, राम और श्याम. इनको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे अपनी बुक्स लेके जानी थी. तो राम लेके गया, सपोज इसने 4 आवर काम किया, एंड राम लेके गया 50 बुक्स, जबकि श्याम लेके गया 100 बुक्स इसी पीरियड में. तो किसने काम ज्यादा किया? दिस सर्टेनली श्याम. एक एग्जांपल, इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ श्याम इज मोर. इट मीन्स यू कैन से द एनर्जी ऑफ श्याम विल बी मोर. श्याम इज मोर एनर्जेटिक देन द राम. एक एग्जांपल और लीजिए. राम 1 घंटे में 5 किलोमीटर भागता है या चलता है, और श्याम ये चलता है 10 किलोमीटर. किसने काम ज्यादा किया? अल्टीमेटली दिस श्याम एंड दिस इज द राम. राम डिड द मोर वर्क. इसने अपने इंटरनल एनर्जी से ज्यादा काम किया. सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, अपन एक टर्म यूज करते हैं एनर्जी. कौन ज्यादा काम कर सकता है, कौन कम काम कर सकता है. द वर्क जो एबिलिटी होती है उसको डिफरेंस करने के लिए अपन एक टर्म में काम में लेते हैं एनर्जी, एंड दैट इज डिफाइंड एज द टोटल एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की कुल क्षमता. सेम एज द W is equal to same formula F dot S. The unit of energy is the joule, SI unit. अगर CGS में देखिए आप, CGS में क्या लिखोगे? जूल. इसको क्या देखिए आप, अगर आप यूं लिखेंगे आप इसको, तो या तो न्यूटन मीटर लिखेंगे या लिखेंगे न्यूटन. न्यूटन क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए. तो आप क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन. किलोग्राम
मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर या जूल कहते हैं। सो ये डिफरेंशिएट इसका यूनिट अपन ने बिल्कुल एलोब्रेट करके लिख दिए हैं यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट द न्यूटन मीटर और जूल। सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस में ये होगा, सीजीएस में वर्क डन की यूनिट होती है सीजीएस में एफएस। तो वर्क डन होता है डाइन में एंड ये होता है सेंटीमीटर में। एंड दिस डाइन सेंटीमीटर इज नोन एज द अर्क। तो सीजीएस में वर्क डन इन द सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट या वर्क की यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। एंड कीप इट रिमेंबर, जैसे आपको ध्यान है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, इसी तरह 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ So these are the unit of energy. These are the unit of, एक चीज और आती है रखिए, in the domestic electric consumption the energy is measured at the kilowatt hour. एनर्जी किसमें मेजर करते हैं अपन? किलोवाट आवर। एंड किलोवाट आवर को अगर आप निकालेंगे इसमें तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये किसके बराबर होती है? इतनी एनर्जी होती है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो घर पे जो अपन डोमेस्टिक जो यूनिट काम में लेते हैं एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, वो लेते हैं अपन किलोवाट आवर। और 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 जूल होता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल यूनिट के बराबर होता है। नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी आर हंग्री ऑफ एनर्जी। हर एक व्यक्ति को एनर्जी चाहिए, हर एक देश को एनर्जी चाहिए। एनर्जी है तो सब कुछ है, एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है। सो दे आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप क्यों देखिए, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रसायन ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, जल ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, many more there. Tidal energy there, chemical, solar energy, सूर्य ऊर्जा, कोल एनर्जी,
जो डिफरेंट एनर्जी जाती है. मैकेनिकल एनर्जी, दिस एनर्जी आइदर ड्यू टू पोजिशन ऑफ द पार्टिकल or due to motion of particle. ये किसी की भी पास किसमें यांत्रिक ऊर्जा अगर उसकी स्थिति के कारण हुई या गति के कारण हुई. स्थिति यानी कोई वस्तु अगर छत पे रखी है, जैसे आप छोड़ोगे उसको फ्रीली, वो नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी तो किसी भी चीज को डैमेज कर सकते हैं. इट मीन्स उसमें एनर्जी है. तभी वो ऊपर रखी हुई थी, उसमें एनर्जी है. गति के कारण एक ट्रक जाके किसी से टकराता है तो वो डैमेज कर देगा. इट मीन्स उसकी एनर्जी थी उसमें. केमिकल एनर्जी, आप कोयला जलाते हैं, आपको हीट एनर्जी प्राप्त होती है एंड आप काम कर सकते हैं. सो दैट इज द हीट एनर्जी. थर्मल एनर्जी अगेन ड्यू टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज थर्मल एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन इज देयर. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइट एलिमेंट मिलके बड़ा एलिमेंट बनाते हैं. न्यूक्लियर फिशन में एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होके दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई बनाता है. तो उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, वो दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी. हाइड्रो एनर्जी, जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो जो पानी का मोशन होता है उसको यूज करते हैं. दैट इज द हाइड्रो पावर प्लांट और हाइड्रो जल ऊर्जा. विंड एनर्जी, पवन. So windmills are there. Due to the rotation of windmills, the electricity is produced. So this is the wind energy. सोलर एनर्जी से अपन वाकिफ है. सोलर सेल लगाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं और उससे काम करते हैं. So they are the different types of energy. In this chapter, here we study only about the mechanical energy. यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. मैकेनिकल एनर्जी is of two types. One is the potential energy and second is the kinetic energy. जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की होती है. पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा. स्थितिज लगा दीजिए इसमें, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा. It means potential energy. This is nothing but the ability of doing work by an object due to its position. वस्तु की स्थिति के कारण कार्य कर सकने की क्षमता. वो सीधी सी बात है. द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन. किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको अपन कहते हैं पोटेंशियल या स्थितिज ऊर्जा. उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल अथवा स्थितिज ऊर्जा. अब स्थिति के कारण बड़ा आसान है. एक दो पत्थर है आपके पास, ये आपकी बिल्डिंग है कोई,
आपके पास दो पत्थर है, सपोज 5 के लिए एक समान है, एक पत्थर तो रखा हुआ है आपका ग्राउंड पे, एक पत्थर रखा हुआ है, एक पत्थर रखा हुआ है, सेम पत्थर रखा हुआ है, वो रखा है इसकी छत पे। इसकी स्थिति क्या है? एट ग्राउंड। एंड इसकी स्थिति क्या है? एट द रूफ ऑफ बिल्डिंग, छत पे रखा है। इसको आप फ्रीली छोड़ दीजिए, ये कुछ कर पाएगा नहीं, वहीं का वहीं रहेगा। इसको आप फ्री छोड़ दीजिए, इस बिल्डिंग को, मतलब इसको यहां से थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, इसको फ्री छोड़ दीजिए, देन इट विल बी कम डाउन। तो क्या हुआ कि ये नीचे आना चालू हो जाएगा। जैसे आपने पकड़ के खड़े थे, इसको छोड़ा, ये नीचे आना चालू हो जाएगा और नीचे आएगा। तो अपन जानते हैं कि नीचे क्यों आएगा ये, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके तरफ नीचे काम करेगा। कितना काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। इतना फोर्स इस पे काम करेगा, ये फोर्स के कारण काम करेगा, तो ये नीचे आ जाएगा। इट मीन्स इसके द्वारा कार्य किया जा सकता है फ्री करने पर, और इसके द्वारा कार्य नहीं कर सकता। ये इसके द्वारा कार्य क्यों किया जा सकता है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। इसकी स्थिति ऐसी है छत पे कि जैसे आप छोड़ोगे ये कार्य करना आरंभ कर देगा। तो दिस ऑब्जेक्ट, ये जो द्रव्यमान है, ये जो वस्तु है, दिस पजेजिंग, यह ऊर्जा रखती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये ग्राउंड पे है तो एनर्जी इसकी क्या है? जीरो है। यहाँ पे इस पे काम नहीं कर सकता है। जबकि ये इसके छत पे है तो ड्यू टू दिस पोजीशन इट कैन परफॉर्म द वर्क। सो व्हाट एवर द एनर्जी possessed by the position of an object, that is known as the potential energy. एक और एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास दो स्प्रिंग है, ये दिस इज द नॉर्मल पोजीशन। ये नॉर्मल पोजीशन है, लेकिन आपने क्या किया, इसी स्प्रिंग, एक और स्प्रिंग ली, सेम समान स्प्रिंग है, उसको आपने दबा दिया। स्प्रिंग तो सेम थी, लेकिन आपने इसको यहां से इतना दबा दिया। ये P था, ये यहां तक थी, आपने इसको कंप्रेस करके यहां लिया है। यू कंप्रेस्ड, इसको अपन ने कंप्रेस्ड कर दिया। किससे कर दिया? x डिस्टेंस से। तो कंप्रेस करने के कारण क्या हुआ? अगर इसको छोड़ दोगे तो ये यहीं रहेगी, लेकिन अगर इसको छोड़ोगे तो ये क्या होगा? जैसे ही आपने इसको छोड़ी, ये वापिस किस पोजीशन में आ जाएगी? अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। ये वापस यहां आ जाएगी। जैसे इट मीन जैसे ही आपने इसको फ्री किया, फ्री करते ही ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। इट मीन्स ये इतना मूव कर जाएगी। इट मीन्स मूव कर जाएगी, इट मीन्स ये कार्य करेगी। ये कार्य कर सकती है। इट मीन्स कार्य कब हो सकता है? जब उसके पास ऊर्जा हो। आदमी जिंदा है, आदमी और मरे हुए आदमी में क्या फर्क है? जिंदा आदमी वर्क कर सकता है, मरा आदमी काम नहीं कर सकता। जिंदा आने के इट मीन्स ए लाइव पर्सन हैव ए एनर्जी। जिंदा व्यक्ति है तो उसके पास ऊर्जा है। मृत्यु के बाद ऊर्जा खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसकी मस्कुलर पावर जीरो। सो इट मीन्स I have a energy, so I can do the work. So I have a internal energy. So वो तो मेरी internal energy हुई, मेरी अपनी मानव की ऊर्जा हुई। But in this case,
दिस इज द ऑब्जेक्ट, कम टू द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन के कारण, क्योंकि कंप्रेस्ड पोजीशन है, इसके कारण ये डिस्प्लेस हो जाता है। इट मींस ड्यू टू दिस कंप्रेस्ड पोजीशन, ये दबी हुई अवस्था के कारण इट कैन डू वर्क, इट कैन डू वर्क। ये कंप्रेशन के कारण काम कर सकता है। इट मींस ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैव पोटेंशियल एनर्जी। एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास में स्थिति ऊर्जा होती है। सो the energy possessed by an object due to its position or due to state, ये state इसकी compressed state थी, और due to the state of the object, the energy possessed by an object due to its state or its position, that is known as the potential energy। अब कॉमन केस में अपन काम करते हैं, तो आप इसमें दो केस में अपन ने यहाँ लिए। यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए gravitational field, potential energy of a compressed spring। और you can say gravitational potential energy, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। Any object, this is the ground, any object is situated at a height h, have mass m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास कितना है, मास है m, is placed at a height h from the ground। So height from ground is h। What happened? The force acting on this object, you can say the force acting on this is nothing but the gravitational force, mass into acceleration। Here the g is the acceleration due to gravity। This is the acceleration due to gravity। So due to the acceleration of gravity, a force mg will act, and when you release this, जब आप इसको छोड़ दोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, h। It means the total work done when this object allow to free fall, then the work done by gravitational force will be equal to force into displacement। What is the force? Force equal to mg, and displacement s is equal to height of the object। s कितना होगा, s h के बराबर होगा, height of the object। So you can say mg into h, and this is the fs cos theta। But what happened? This is the displacement in this direction, the gravitational force is also in this direction, so theta equal to 0 here, and the cos 0 equal to 1।
So this can be written as simply F into S, as the cos 0 equal to 1. So S equal to H, S equal to H, F equal to mg. So total work done will be equal to mgh, and this is nothing but this is the gravitational potential energy. This is the gravitational potential energy of an object of mass m placed at a height h from the ground. यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की h ऊंचाई पर रखी है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? mgh. ये याद रखिए. उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा W इज इक्वल टू mgh. ये किसके कारण होगी? उसकी ऊंचाई पे रखने के कारण. अगर h 0 है तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. इट मीन्स धरातल पे स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे इसकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती. नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. जबकि अपन ने उदाहरण में देखा था कि जब अपन स्प्रिंग को दबा देते हैं ये आपकी जो नॉर्मल थी ए पोजीशन थी, आपने दबा के इसको ए डेस पे लिया है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स. आपने दबा दिया इसको, तो जैसे ही छोड़ोगे इट कैन परफॉर्म द वर्क. इट मीन्स एन एनर्जी इज डेवलप्ड इन द कंप्रेस्ड स्प्रिंग. इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो रेस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स. And F is equal to minus kx, where k is constant. It is known as the spring constant. ये क्या है? F is the restoring force. It is proportional to the displacement of the spring. X is the displacement. F is the, and this x is the displacement. So the restoring force developed is proportional to the displacement, and it is in negative direction. So F is equal to minus kx. ये माइनस क्यों आता है? इट मीन्स द फोर्स, जो फोर्स डेवलप होता है वो इस दिशा में होता है. जो स्प्रिंग भागना चाहेगी वो इधर भागना चाहेगी, जबकि अपन डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं? इस दिशा में कर रहे हैं. तो अगर आप एक दिशा को पॉजिटिव लोगे वेक्टर में तो दूसरी दिशा नेगेटिव लेनी पड़ेगी. ये ध्यान रखिएगा. डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव बट डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव. जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर आपने ये 0 रेफरेंस मान लिया तो इधर की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है जो मेजर की जाएगी, और इधर की नेगेटिव मेंटेन की जाएगी. आप साइन कन्वेंशन ले लीजिए. तो फोर्स चूंकि इधर काम कर रहा है, तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा. इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आप इसको खींचोगे, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ तो फोर्स किधर होगा? अंदर की तरफ होगा. वो स्प्रिंग वापस उसको खींचेगी. So they are in opposite direction. So F is equal to minus kx. अब displacement कितना हुआ? x. So this force will change. ये variable force है, तो work done by variable force क्या होगा? This is the displacement. Starting में displacement कितना था? 0. यहाँ पे कितना? x आ गया. 0 to x F dot dx. ये आपका variable force. आप निकाल लीजिए. 0 to x F equal to minus kx into
dx और इक्वल टू माइनस के एक्स dx 0 to x। इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। सो दिस विल इक्वल टू नथिंग इक्वल टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to x। ये यहाँ रखिए, इसको थोड़ा सा इसका माइनस की यहाँ पे। सो दिस यू कैन रिटर्न एज द माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? This w is equal to minus half kx square, and this is nothing but potential energy of spring। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। अगर डिस्प्लेसमेंट x 0 है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। इट मींस नॉर्मल कंडीशन में जब ए कंडीशन है तो उसमें एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पे उसकी एनर्जी होगी यहाँ पे 0। बट इस केस में एनर्जी कितनी आ जाएगी उसमें? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और इस केस में रहेगी ये 0। So this is the calculation of potential energy of a compressed spring. So ये आपकी स्थितिज ऊर्जा हुई। नेक्स्ट आता है आपका गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा। सपोज an object of mass m is moving with a velocity of v। एक कोई m द्रव्यमान का पिंड है जो कि v गति से मूव कर रहा है। सपोज कोई कार ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, ये मूव कर रहा है। So before it come to the rest, it can do the work। ये रेस्ट में आने से पहले कुछ काम कर सकती है। अगर आप किसी को टकराओगे तो आगे फोर्स लगाएगी, डिस्प्लेस भी कर देगी, डिस्ट्रॉय भी कर देगी। इट मीन्स इट हैव एनर्जी। इसमें एनर्जी है, तभी तो ये डैमेज करती है, टकराती है। तो सो द फोर्स वर्क डन हियर इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। अपन जानते हैं कि वर्क डन किससे होगा? अगर v क्या कर रही है, माना कि इसका एक्सेलरेशन a है तो f इज इक्वल टू ma, और यू कैन से w इज इक्वल टू ma इंटू एस। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन a, इसलिए ये धीरे धीरे स्थिर अवस्था में आएगी। बट उससे पहले कितना काम कर लेगी? ये कर लेगी, स्थिर अवस्था में आएगी। इट मीन्स v इक्वल टू 0 एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एंड u इज गिवन टू you here with v। So initial velocity u is given to you v,
initial velocity. And this is the restoration force. It is coming to the rest. So it is a restoration force. So the A will be taken as negative size. So you can say this equation 0 equal to V square minus 2AS, or V square is equal to 2AS, or S is equal to V square upon 2A. यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you can say F is equal to ma v square by 2a. A to a cancel, work done is equal to half mv square. Any object of mass m which is working with velocity v can perform how much work? This much of work. So this is the work done, half mv square. It means an object of mass m, if moving with the velocity v, the total work done by this moving object is the half mv square. This is nothing but this is known as the kinetic energy of the body. ये उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी. कोई द्रव्यमान m द्रव्यमान v गति से मूव कर रहा है तो इसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा होगी उसमें? W is equal to half mv square, and this is known as the kinetic energy of the body of mass m moving with velocity v. So this is about the kinetic energy and potential energy. In the next part, this is the first part, today is the enough. In the next part, we will study about the conservation of energy. We will study, अभी अपन को ऊर्जा के प्रकार हो गया आपका ये. दिस इज द ये ऊर्जा के प्रकार आपके खत्म हो चुके हैं. एंड यू हैव काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिटेल में पढ़ लिया, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. देन देयर इज वन इंपॉर्टेंट थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम. So in the next session we will complete this part. This is work energy theorem. Along with there is the one more topic, that is the conservation law of energy. Conservation law of energy. Conservative, non-conservative forces, mass energy relation, power, elastic, inelastic collision, and inelastic collision and restitution constant. This part we will take in the second sessions. Thank you. Continue with me. Please subscribe my channel so you can get the latest update. ये क्वेश्चन करने के बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बहुत कुछ करेंगे. आप सब्सक्राइब करिए. You will find that the all important topics will be available here with the question answer session. So आपकी सफलता को ये सुनिश्चित करेगा. Thank you very much.